हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम करेंगे 8th क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक का 5th लेसन, जिसका नाम है न्यायपालिका। तो इस लेसन में हम ये देखेंगे कि न्यायपालिका क्या होती है और ये क्या कार्य करती है और ये देश के लिए क्यों जरूरी है। हमने जो पिछले अध्याय पढ़े थे, हमने उन अध्यायों में ये पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग हैं। एक विधान पालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधान पालिका और कार्यपालिका की बात हम पहले कर चुके हैं, अब हम न्यायपालिका की बात करेंगे। 4th लेसन कानूनों की समझ में हमने पढ़ा था कि हमारे देश में कानून का शासन है, या ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो भी शासन प्रणाली है वो कानून के आधार पर चलती है और इन कानूनों का पालन देश के सभी नागरिकों को करना पड़ता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो नेता हो या राष्ट्रपति हो। सभी के लिए ये कानून एक समान है और कानून के लिए सभी व्यक्ति एक समान है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि सभी व्यक्तियों को इन कानूनों का पालन करना पड़ेगा और जो व्यक्ति इन कानूनों का पालन नहीं करता है, कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उनको सजा देने की भी एक प्रक्रिया संविधान में निश्चित की गई है और उस प्रक्रिया के तहत उस व्यक्ति को सजा दी जाती है। लेकिन ये सजा कहाँ दी जाती है? ये सजा न्यायालय के अंदर दी जाती है। न्यायालय के अंदर बहुत सारी अदालतें होती हैं जो लोगों के मुकदमे सुनती हैं और जो दोषी व्यक्ति होता है उसको सजा सुनाती हैं। और यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे किसी अधिकार का शोषण करता है या अधिकार का हनन करता है, यानी अधिकार को छीनता है, तो हम न्यायालय में जाकर उसके ऊपर मुकदमा चला सकते हैं, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो। इस तरह हम देखते हैं कि देश के अंदर जो लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये न्यायपालिका तभी सही कार्य कर सकती है जब ये स्वतंत्र हो, यानी इसके ऊपर किसी संस्था का या किसी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। और हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की ही व्यवस्था की गई है, जो लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ये कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था को सफल बनाने में न्यायपालिका की अहम भूमिका है और ये भूमिका तभी होती है जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो। अब आप समझ चुके होंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं और यह देश में होनी क्यों जरूरी है। अभी ये जो न्यायपालिका है इसके भी 3 स्तर हैं। एक सर्वोच्च स्तर, दूसरा उच्च स्तर और तीसरा है जिला स्तर। यह जिले की जो अदालत होती है उसे जिला स्तर की अदालत कहते हैं। इसके बाद उच्च अदालत होती है जिसे हाई कोर्ट कहते हैं और एक सबसे उच्च अदालत होती है जिसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब हम न्यायपालिका के कार्यों की बात करेंगे। इसका पहला कार्य है विवादों का निपटारा, यानी कि लड़ाई झगड़ों का निपटारा। जैसा कि अभी हमने बात की थी, ये अगर कोई व्यक्ति हमारे अधिकारों को छीनता है तो हम न्यायालय में जाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसी तरह सरकार के बनाए हुए किसी कानून से अगर नागरिक संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो भी न्यायालय में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद होता है तो उसके लिए भी न्यायालय में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर किन्हीं 2 राज्यों के बीच में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा है, जैसे जल की समस्या हो या जमीन की समस्या हो, तो वो राज्य सरकारें भी न्यायालय में जा सकती हैं। ये कह सकते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को यदि कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या के लिए न्यायालय में जा सकता है। दूसरा कार्य आता है न्यायिक समीक्षा। हम ये जानते हैं कि हमारे देश के पास लिखित संविधान है जिसके अंतर्गत नागरिकों के और सरकार के कानून लिखे गए हैं और ये कानून देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों की व्याख्या करना यानी संविधान को पढ़ने का अधिकार न्यायपालिका के पास ही होता है। यदि न्यायपालिका को ये लगे कि संसद ने जो कानून बनाया वो सही नहीं है तो न्यायालय संसद को वह कानून रद्द करने के लिए कह सकती है।
इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे देश के लोग संतुष्ट नहीं होते हैं और लोग उसका विरोध करते हैं और वो न्यायालय में जाते हैं और अपनी समस्या सुनाते हैं, तो उनकी समस्या सुनकर अगर न्यायालय को लगे कि ये कानून सही नहीं है तो उस कानून को रद्द करवा सकते हैं। अगला कार्य है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना। ये तो हम जानते ही हैं कि भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक व्यक्ति को 6 अधिकार दिए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति के इन अधिकारों को छीनता है तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए जिन मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत होती है वो आवश्यकताएं कोई दूसरा व्यक्ति उससे छीन नहीं सकता। अगर छीनता है तो उसके खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई होती है। ये सुप्रीम कोर्ट का चित्र दिखाया गया है। जब भारत में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था तभी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। पहले ये कोर्ट संसद भवन के अंदर ही होता था, लेकिन बाद में 1958 में इस इमारत को दूसरी जगह बना दिया गया। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका कैसी होती है। वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारत के अंदर जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी संस्था या किसी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं है। लेकिन एक उदाहरण हम ये मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का न्यायपालिका के ऊपर दबाव होता तो कैसा होता। इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि मान लीजिए न्यायपालिका के ऊपर किसी अमीर व्यक्ति का दबाव है और वह अमीर व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा कर लेता है और आप अपनी समस्या को लेकर उसी कोर्ट में चले जाते हैं जिस कोर्ट पर उस व्यक्ति का दबाव है, तो वह न्यायालय उस अमीर व्यक्ति की ही हिमायत करेगा क्योंकि वह उसके कब्जे में है, कंट्रोल में है। इसी तरह अगर न्यायपालिका के ऊपर सरकार का कंट्रोल होता है तो सरकार भी अपनी मनमानी चलाएगी, जैसा कि अंग्रेजों के समय में होता था, और लोगों के साथ अन्याय होगा। और जो न्यायपालिका के न्यायाधीश होंगे, जिनको जज कहते हैं, वो स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले सकेंगे और इस तरह से संविधान का फिर कोई फायदा भी नहीं रह जाता। इन दोनों उदाहरणों से हम समझ जाते हैं कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। और इसकी स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। हम जानते हैं कि न्यायालय की स्थापना संविधान के अंदर ही की गई थी। संविधान में ही यह व्यवस्था की गई थी कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो विधान पालिका और कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के काम में किसी तरह का दखल ना करे। तो हम ये कह सकते हैं कि अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं और ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। इसे शक्तियों का बंटवारा कहा जाता है। शक्तियों के इस बंटवारे को मजबूत करने के लिए ये जरूरी है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है तो उसमें सरकार का कोई दखल ना हो। और यही कारण है कि जब न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है तो उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। न्यायाधीश किसको कहते हैं? जज को, जो कोर्ट में फैसला करता है। अभी हमने पढ़ा था कि विधान पालिका और कार्यपालिका का न्यायपालिका के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन न्यायपालिका का विधान पालिका और कार्यपालिका पर पूरा कंट्रोल होता है। यदि उसको ये लगे कि ये दोनों अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हैं तो उनको रोक सकती है। आगे हम पढ़ेंगे भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो न्यायपालिका है वो 3 स्तर की होती है। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं और जो सबसे ऊपरी अदालत होती है वो केवल एक ही होती है जो पूरे देश की होती है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। इन तीनों अदालतों का अगर चित्र बनाए तो एक त्रिभुज जैसा लगता है या पिरामिड के जैसा लगता है। अभी हमने पढ़ा कि जो निचले स्तर की अदालतें होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। इसका कारण ये है कि प्रत्येक राज्य को बहुत सारे जिलों में बांटा गया है
जैसे कि हरियाणा को 22 जिलों में बांटा गया है, तो प्रत्येक जिले की अपनी अदालत होती है और प्रत्येक राज्य का अपना अदालत होती है जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। इस तरह से भारत के अगर 29 राज्य हैं तो 29 हाई कोर्ट हो जाते हैं। और उन सभी राज्यों के अंदर कितने जिले हैं, तो इस तरह से निचली अदालतों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है। इन सभी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के सभी नागरिकों को मानने पड़ते हैं, जबकि निचली अदालत में जो फैसला होता है हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जो फैसला होता है उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होता है वह सभी को मानना पड़ता है। सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुई थी। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली में उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। आज पूरे देश में 24 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय बनाया गया है, जैसे पंजाब और हरियाणा। इनका उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। इसी तरह असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के 4 राज्यों का एक उच्च न्यायालय बनाया गया है जो गुवाहाटी में है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक उच्च न्यायालय बनाया गया है जो हैदराबाद में है। ये स्थान पर इसलिए बनाए गए हैं ताकि हर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचने की सुविधा हो। अब हम बात करेंगे कि हमने 3 स्तर के न्यायालयों की बात की है, क्या ये आपस में जुड़े हुए होते हैं? तो ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो निचली अदालतों को भी मानना पड़ता है और हाई कोर्ट को भी मानना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो सबसे ऊंचा फैसला होता है। जो हमने निचली अदालतों की बात की है उन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कहीं पर ट्रायल कोर्ट, कहीं पर जिला न्यायालय और कहीं पर सत्र न्यायाधीश, कहीं पर प्रधान न्यायिक मैजिस्ट्रेट। इस तरह से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। लेसन के अंदर ये एक कहानी बताई गई है और इसमें बताया गया है कि कैसे निचली अदालत से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कि जब हम निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम हाई कोर्ट में जाते हैं, और जब हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो हर किसी को मानना पड़ता है, चाहे वो फैसला उस व्यक्ति के पक्ष में हो या पक्ष में ना हो, उसे मानना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि फौजदारी कानून क्या होते हैं और दीवानी कानून क्या होते हैं, या फौजदारी मुकदमे क्या होते हैं और दीवानी मुकदमे क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फौजदारी मुकदमों की। इन मुकदमों के अंतर्गत ऐसे अपराध होते हैं जो जैसे चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना या मारपीट आदि। अगर ऐसा किसी व्यक्ति के साथ होता है तो वो सबसे पहले थाने में जाकर अपनी रपट लिखवाता है, जिसको FIR कहते हैं, और पुलिस उस घटना की जांच पड़ताल करती है और एक फाइल तैयार करती है, और जो व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसे जेल भेजा जाता है या उस पर जुर्माना लगाया जाता है। ये कार्य कोर्ट में किया जाता है। अब हम दीवानी मुकदमे की बात करेंगे। ये मुकदमे जमीन से संबंधित होते हैं कि किसी ने जमीन बेची हो, चीजों की खरीदारी की हो या किराया या तलाक आदि से संबंधित होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? जी हाँ, देश के प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है और उसे ये अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है मौलिक अधिकारों में। अगर देश के किसी व्यक्ति को ये लगे कि दूसरा व्यक्ति उसे परेशान कर रहा है या उसकी जमीन जायदाद को हड़प रहा है या उसके ऊपर किसी तरह का दबाव बना रहा है, चाहे वह दबाव धर्म को लेकर हो या किसी भाषा को लेकर हो, तो वह व्यक्ति न्यायालय में जाकर अपनी समस्या सुना सकता है और न्यायालय दोषी को कार्रवाई करके सजा सुनाता है और उसके ऊपर कई बार जुर्माना भी लगाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अदालतों की सेवाएं सभी के लिए होती हैं, लेकिन इसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता है। यहाँ तक भी पैसा भी काफी खर्च करना पड़ता है और कागजी कार्रवाई भी बहुत ज्यादा होती है। जबकि हमारे देश के बहुत सारे लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते क्योंकि वे अनपढ़ हैं,
इसलिए वो लोग अदालत में जाना मुश्किल समझते हैं, क्योंकि उन्हें लिखना पढ़ना भी नहीं आता और उनके पास पैसा भी नहीं होता, और ये लोग दूसरे लोगों के शोषण का शिकार बने रहते हैं। स्कूलों के अंदर जो मिड डे मील की व्यवस्था की गई है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। अब ये कुछ चित्र दिखाए गए हैं। वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का अभाव हो गया था। ये जो पहला चित्र दिखाया गया है, इसमें सूखा पड़ा हुआ है और लोगों को भोजन नहीं मिल रहा खाने के लिए। दूसरा जो चित्र है, इसमें ये जो बोरियां रखी हुई हैं, इनको चूहों ने कुतर डाला और अनाज खराब कर दिया। तीसरा जो चित्र है, इसमें लोग इकट्ठा होकर न्यायालय में याचिका दायर करते हैं और कहते हैं कि संविधान ने उनको जीने का अधिकार दिया है, लेकिन उनको पेट भर भोजन नहीं मिल पा रहा। इस तरह उनके जीने के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। न्यायालय में उनकी बात को सुना जाता है और ये व्यवस्था की जाती है कि राज्य सरकार हर एक नागरिक को रोजगार दे और उनके लिए पेट भर भोजन की व्यवस्था करे, और राशन की दुकानों पर सस्ते दामों पर लोगों को भोजन दिया जाए। यहाँ तक कि स्कूलों के अंदर भी बच्चों को मुफ्त में भोजन दिया जाए। तो हम समझ जाते हैं कि जो संविधान ने अनुच्छेद 21 का कानून बनाया है, उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार मिला है, और इस अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना भी जरूरी है। ये इसी कानून के अंतर्गत आ जाता है, जिसके कारण स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था होती है और राशन की दुकानों पर सस्ते दामों पर भोजन दिया जाता है। लेकिन अदालत के कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो आम आदमी के लिए नुकसानदायक होते हैं। जैसे कई लोग खाली जगहों पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। अब कानून बना दिया जाता है कि उस जमीन को खाली करवाया जाए, जिससे उन लोगों को बहुत नुकसान होता है। उनकी झोपड़ी हटा दी जाती है और वो बेघर हो जाते हैं। ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा बताया था। उन्होंने बताया कि जो जीवन का अधिकार है, उसका दायरा बहुत बड़ा है। जीवन का अधिकार केवल जिंदा रहने से नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया, जैसे मृत्यु दंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है, और इस अधिकार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के पास कमाई के साधन भी होने चाहिए, ताकि वो अपनी आजीविका कमा सके। अगर किसी व्यक्ति की झुग्गी झोपड़ी खत्म कर दी जाती है, तो उसका जीवन का अधिकार खत्म हो जाता है, यानी कि उसके अधिकार का हनन किया गया है। क्योंकि वो छोटे मोटे काम करते हैं और उनके पास शहरों में मकान बनाने की हैसियत नहीं होती। उधर से उनकी अगर झुग्गी झोपड़ी को भी हटा दिया जाएगा तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। इससे हम समझ जाते हैं कि जो अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है, उसका वास्तव में व्यापक अर्थ निकलता है। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा ये भी है, मुकदमा चलते चलते कई साल लग जाते हैं और गरीब लोग चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, जिससे इंसाफ में देरी होती है और इंसाफ का कत्ल होता है। हमने देखा कि भारत के न्यायपालिका में यद्यपि कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी भारत के लोकतंत्र को सफल बनाने में इसकी अहम भूमिका है, क्योंकि यह देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर रोक लगाती है। यहाँ तक कि जो सरकार होती है उसके ऊपर भी रोक लगाने का कार्य करती है, और वो सरकार अपने मनमाने ढंग से शासन प्रणाली नहीं चला सकती। हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान में जो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है वह बिल्कुल सही है, और इसे स्वतंत्र रखना भी बहुत सही है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना क्यों जरूरी है, तो इसका महत्व आप समझ गए हैं कि इसे स्वतंत्र रखना क्यों जरूरी है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उचित न्याय मिल सके। यहीं पर हमारा ये लेसन समाप्त हो जाता है। इससे पहले के जो लेसन है
उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए मैं लिंक दे रही हूँ। आप उन वीडियोस को जरूर देखें और उन लेसन्स को भी पढ़ें और समझें। आप सभी लेसन्स को पढ़ेंगे तभी आपको और ज्यादा राजनीति की जानकारी मिल पाएगी। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे और सारी वीडियोस भी आपको मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।